का चित्र खींचना। ओके, ये सब कुछ लास्ट में आपका सब मिक्स ना हो जाए, इसलिए आप किसी नोट में एक अच्छी सी अपनी खुद की एक नोट्स बनाना। लाइक प्रतीक, तो प्रतीक के सामने उसकी परिभाषा लिख दो, बिंब के सामने उसकी परिभाषा लिख दो, भाव पक्ष, कला पक्ष, कोई एक अच्छा सा वर्गीकरण वाला कोठा बना दो। राइट, अपनी एक नोट्स बनाओ। हमें लगता है हिंदी में क्या नोट्स की ज़रूरत है, लेकिन कोर्स और सिलेबस बहुत ही लंबा है। ठीक है, तो लास्ट में आपको सिर्फ अपनी नोट्स ही पढ़ो तो भी याद रह जाए, कुछ ऐसा करना, वरना सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो फिर लास्ट में ऐसा एग्ज़ाम के टाइम भी ऐसा टाइम नहीं मिलेगा कि हम शुरू से शुरू कर पाए। राइट, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान देना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिंब का अर्थ क्या होता है कि परछाई होता है, मीन्स भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र खींच जाना। ओके, जब बात कहने पर चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। जब कोई बात कर रहा है तो उससे स्थिति मतलब चित्र स्पष्ट होने लगे तो उसे बिंब कहते हैं। कई बार आप कविता पढ़ते समय ऐसा अनुभव करते होंगे कि जो बात कही जा रही है उससे कई बातों का आभास मिल रहा है। राइट, अगर हम किसी लाइन को पढ़ रहे हैं या किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमारी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा होता है या हो चुका होगा। राइट, तो वो सभी हमें उससे रिलेटेड होने की वजह से याद आ जाता है। अगर किसी जगह के बारे में कविता में बात की गई है और उस जगह पर हम गए हुए हैं तो हमें उस टाइम के वो मोमेंट्स याद आ जाते हैं। राइट, दूसरी स्थितियों और घटनाओं के भी चित्र आंखों के सामने उभरते चले जा रहे हैं। इस भाषा कौशल को ही बिंब कहते हैं। ओके, किसी चीज़ को पढ़ते समय उससे रिलेटेड कुछ याद आता है, कुछ अलग अलग और मेमोरीज याद आ जाती है, तो वो क्या हो गया, बिंब हो गया। इस प्रकार उपर्युक्त सभी तत्व मिलकर कविता की रचना में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः कविता को पढ़ते समय इन सभी अवयवों पर ध्यान देना भी आवश्यक होता है। देखिए ज़रा, एक कविता को बनाने के लिए, एक कविता को रचने के लिए कितने सारे अवयव होते हैं। हमने कौन कौन से देखे, भाव पक्ष, कला पक्ष। कला पक्ष के अंतर्गत क्या आ गया, भाषा शैली आ गया, छंद आ गया, अलंकार और अन्य में भी दो है, एक है प्रतीक और बिंब। ओके, इस तरह से एक कोठा बना लीजिए और नीचे सारी उसकी परिभाषाएं लिख दीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम तक याद रह जाए। ओके, नेक्स्ट है कि कविता कैसे पढ़ी जाए। कविता के संबंध में इतना कुछ पढ़ लेने के बाद आपके मन में विचार आ रहा होगा कि कविता पढ़ी कैसे जाए ताकि आसानी से समझ आ जाए और उसमें कई बात का आशय भी स्पष्ट हो जाए। कविता को पढ़ने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। ओके, कविता को पढ़ने का ढंग गद्य से भिन्न होता है, जाहिर सी बात है। आपने कवि सम्मेलनों, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर कवियों को कविताएं पढ़ते तो सुना ही होगा। जब कभी कवि स्वयं अपनी कविता सुनाते होंगे तब वे आपको कठिन नहीं लगती। अगर कोई कवि ने किसी कविता की रचना की है, अगर वो ही उस कविता को सुना रहा है तो हमें वो सुनने में इतनी कठिन नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि उसने कविता में क्या डाला है, मीन्स कौन सा भाव है, कौन सा राग है। राइट, तो वो हमें सुनने में एकदम अच्छी लगेगी, हमें समझ में भी आएगा कि क्या बोलना चाह रहा है। बल्कि कई बार तो कविता सुनने के लिए आप अपने बाकी सारे काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? एक कविता जो कवि सम्मेलन में सुनाई जा रही है वह आपको अच्छी लगती है और एक कविता जो किताबों में छपी है वो आपको समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या हो गया, दो बातें होगी कि किसी बुक में जब हमारे पास नई नई बुक आई होगी, ये समझ लो 12th की बुक की बात कर लो, इसमें कोई अगर कविता है
ओके, तो हम जैसे ही नई बुक आती है तो पहले ही पूरा खोल के देख लेता है कि भाई क्या आया है बुक में, क्या सिलेबस है हमारा। तो उसमें कोई कविता जैसे ही देखी होगी, यार ये सब कुछ क्या है, कैसी कविता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूँगा कैसे करूँगी, राइट। लेकिन अगर किसी को हम गाते सुनते हैं तो वो हमें तुरंत समझ में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? इसके पीछे एक प्रमुख कारण होता है कि कविता पढ़ने का ढंग। ओके, कविता को पढ़ने का अंदाज कविता को कठिन और आसान बनाता है। कविता किस ढंग से पढ़ी जा रही है, कौन से राग कौन से लय में पढ़ी जा रही है, वो उसे कठिन और आसान बनाती है। इसलिए कविता को ठीक से समझने और आनंद प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि कविता को ठीक से यानी कि उचित लय और तान के साथ पढ़ना चाहिए। कविता पढ़ने के लिए कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ साथ कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ शब्दों के अर्थ जान लेने से, उसकी सामान्य व्याख्या समझ लेने या व्याकरण संबंधित विशेषताओं को जान भर लेने से पूरा नहीं हो जाता। कविता का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि आप उसके अंदर का जो व्याकरण है उसे समझ लिया, या फिर वो उसका अर्थ समझ लिया, उसकी व्याख्या समझ ली, उसका भाव सब कुछ समझ लिया। सिर्फ उसका ये उद्देश्य नहीं होता। क्या होता है और भी कि कविता पढ़ने की सार्थकता तब है जब कवि के द्वारा व्यक्त कई भावनाओं तक पहुंचकर उसके द्वारा कही गई बातों को ग्रहण कर लिया जाए। उद्देश्य क्या होता है उसका एक और भी, कि कवि ने जिस भावना के साथ कविता की रचना करी है उसे जानकर उसके द्वारा कही गई बातों को भी हम ग्रहण करें, राइट। कुछ कविताएं ऐसी होती है जो कुछ उद्देश्य देना चाहती है, यानी कि कोई अंदर संदेश छुपा होता है। कोई मोटिवेशनल कविता हो सकती है, या फिर किसी लोनलीनेस एकांत में बैठकर कवि ने लिखी हो तो उसकी लोनलीनेस हमें फील होती है जब हम उसे सुनते हैं, ठीक है। कोई खुशी वाली कविता होती है, कोई दुख वाली कविता होती है जिसे सुनकर हम सुखी मतलब अच्छा फील करते हैं या फिर दुखी फील करते हैं। तो ये सब क्या हो गया, कवि की भावनाओं तक हम पहुंचकर उसकी बातों को जान रहे हैं। ओके, तो इसलिए आवश्यक है कि यह जानकारी भी प्राप्त कर ली जाए कि कवि ने किस परिस्थिति में अथवा किस वातावरण में कविता लिखी है। किस वातावरण में, यानी कि कवि जब हम उसकी कविता पढ़ेंगे तब हम ये जान पाएंगे कि ये क्या फीलिंग दे रही है हमें ये कविता, यानी कि किस वातावरण में कवि ने लिखी होगी। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय कविताओं को पढ़ते समय उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त कर ली जाए तो कविता में कई बातें अपने आप स्पष्ट होती चली जाएगी। अथवा मध्यकालीन राजा की प्रशंसा में लिखी गई कोई बात हो तो उसे पढ़ते समय उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को न समझते हुए आधुनिक परिवेश से जोड़ दिया जाए तो कविता में कही गई बात को स्पष्ट नहीं कर पाएगी। इसीलिए कविता पढ़ते समय उसके रचना काल को और रचनात्मक परिवेश की भी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। कोई भी कविता पढ़ते समय अगर संभव हो तो कविता के रचयिता अर्थात कवि का संक्षिप्त परिचय भी प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर कोई कविता हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में जान लेना है कि कवि क्या है, मतलब कहाँ रहता है, उसकी भाषा कैसी है, वगैरह वगैरह। इससे कविता में निहित रस, विचार, दृष्टि तथा भावात्मक तत्वों को समझने में सहायता मिलती है। अगर हम जान ले कि कवि राजस्थानी है तो हमें राजस्थानी कल्चर याद आ जाएगा,
और उसके उसके थ्रू अगर वो उस भाषा में कोई कविता लिख रही है, हम वो कविता पढ़ रहे हैं, तो ज़रा जाहिर सी बात है कि हाँ, भले हमें राजस्थानी नहीं आती लेकिन हमने बोलते हुए सुना है लोगों को, तो हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि हम उसी तरह उस कविता को गाएं, राइट। तो ये क्या हो गया कि भावनात्मक तत्वों को समझने में सहायता मिलेगी। इससे भाव पक्ष को समझने में भी आसानी होती है। कविता का सस्वर पाठ किया जाना चाहिए। इससे उचित यति गति लय आदि के कविता के अर्थ खुलने लगते हैं। पढ़ने की उचित शैली से कविता को समझने में बहुत अंतर आ जाता है। कविता की उचित पढ़ने की शैली, पढ़ने का ढंग, उससे क्या होता है, कविता को समझने में काफ़ी अंतर आ जाता है। हम एक ही बार में अगर इसे अच्छे ढंग से अगर पढ़ लेते हैं कविता को, तो हम उसे काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे कविता में नाद सौंदर्य के आ जाने से कथ्य में मन बैठते चले जाते हैं और भाषा संबंधित छोटी मोटी जटिलताएं अपने आप ही स्पष्ट होती चली जाती है। कविता के कला पक्ष को समझने के लिए भाषा, छंद, अलंकार, प्रतीक बिंबों की भी स्पष्ट आवश्यकता होती है। ये अभी हमने पीछे देख लिया कि कला पक्ष के अंतर्गत क्या आ गया, भाषा शैली आ गई, छंद, अलंकार और अन्य में आ गया प्रतीक और बिंब। ये हम आगे देख चुके। ओके, क्योंकि कविता कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जाती है कविता में, तो अतः कलात्मक समझ के बिना कविता में कही गई बातों को विस्तार और गहराई से ग्रहण करना संभव नहीं होता। कविता की भाषा को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। कविता की भाषा का अर्थ केवल शब्द के अर्थ जानना नहीं है, बल्कि भाषा के माध्यम से चित्रात्मकता और भावात्मकता की अभिव्यक्ति का विश्लेषण भी होना चाहिए। संबंधित कविता की समान कोई और पढ़ी हुई कविता ध्यान में आ रही हो तो उससे प्रस्तुत कविता की तुलना की जानी चाहिए तथा दोनों में समानता और असमानता का अध्ययन किया जाना है। कोई ऐसी कविता है जिसको पढ़ते समय आपको कोई और कविता उसके समान, उसके जैसे ही कोई और कविता आपको याद आ रही हो, तो आपको उसका भी अध्ययन करना चाहिए और उन दोनों में क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या बोलना चाहता है दोनों में, इसका डिफरेंस भी अपने आप करना चाहिए ताकि आपको और ज़्यादा पता चले कविता के बारे में। इस प्रकार कविता पढ़ने के लिए साहित्य तथा अन्य विषयों को भी गहन करना अपेक्षित रहती है, गहन जानकारी अपेक्षित रहती है। कविता पढ़ते समय यदि उसके सीधे अर्थों की ओर भागने की कोशिश की जाए तो कठिनाई पैदा होगी। अगर कविता पढ़ते समय जल्दी जल्दी ये अगर बोलने लगे कि क्या बोलना चाह रहा है ये कवि, क्या बोलना चाह रही है ये कविता, तो डिफ़िकल्टी होगी। कविता पढ़ने का अर्थ है कि कवि की उस मनस्थिति तक पहुंचने की कोशिश करना जिसमें रमकर कवि ने ये रचना की है। हम अरिजीत के सॉन्ग सुनते हैं तो हमें फील होता है कि वाह यार, मैं कितना लोनली हूँ। ऐसा फील होता है कि कल ही ब्रेकअप हो गया है, भले ही कुछ ना हुआ हो, राइट। तो हम उसके सॉन्ग को कैसे सुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही अगर किसी कविता को पढ़े या किसी भी और चीज़ को सुने पढ़े, तो जब वो कवि या फिर वो सिंगर वो लिख रहा है, उसकी मनोदशा यानी कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा, ये भी हमें फील होता है। तो ये ये कविता का मेन उद्देश्य हो गया। ओके, इसे कवि कहते हैं कि कवि की अनुभूति को पकड़ने की कोशिश करना, यानी कि कवि क्या अनुभूति कर रहा है, क्या सोच रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश करना। तो आज का ये चैप्टर 1 कविता कैसे पढ़े उसको हम यहाँ समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा।
और अगर नहीं आया तो आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।